हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इस स्प्रिंग बूट ई कॉमर्स एप्लीकेशन में अभी तक जितनी भी एपीआई डेवलप की थी सभी को पोस्टमैन के थ्रू एंड टू एंड टेस्ट कर लिया था। साथ ही इसमें जो भी इशू एंड बग थे उनको भी हमने रिजॉल्व किया था। अब जैसा कि सभी को पता है कि ये इस डेवलपमेंट सीरीज का सेकेंड फेज चल रहा है, जिसमें हमारा फोकस बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन पर रहने वाला है। मतलब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किसी भी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस एंड स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, क्योंकि आजकल जितनी भी रियल वर्ल्ड कंपनी है लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये जितनी भी कंपनी है ये सबसे ज़्यादा फोकस एप्लीकेशन की स्पीड पर, मतलब एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पर करती हैं। क्योंकि जैसे जैसे एप्लीकेशन में यूजर बढ़ते हैं, डेटा बढ़ता है या ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं, वैसे वैसे एप्लीकेशन में लोड भी बढ़ता है। एंड अगर ओवरलोड हैंडल नहीं किया जाता है तो एप्लीकेशन स्लो हो जाती है। तो इसीलिए आज हम भी बैकएंड इंजीनियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन। अब डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन भी खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, इस वजह से हम इसे मल्टीपल पार्ट में कवर करेंगे। एंड इस लेक्चर में हम इस डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक को डिटेल में समझेंगे, जो कि है डेटाबेस इंडेक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि ये डेटाबेस इंडेक्सिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो इसको ऐसे समझो, मान लीजिए हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए आप Amazon, फ्लिपकार्ट किसी को भी मान सकते हो, या अपनी इस ई कॉमर्स एप्लीकेशन को जिसको हम डेवलप कर रहे हैं इसको भी आप मान सकते हो कि इस पर काम कर रहे हैं। अब सभी यहाँ पर बैकएंड इंजीनियर है, मतलब सभी यहाँ पर डेवलपर हैं। तो मैं एक डेवलपर के तरीके से समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या होने वाली है। मतलब अगर आप इंडेक्सिंग यूज नहीं कर रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी आप कोई रिक्वेस्ट हिट करते हो, कोई डेटा फैच करने के लिए, कोई रिकॉर्ड लेने के लिए डेटाबेस से, मैं सेम चीज़ को एक बार लिख के समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आप इन्वेंट्री फैच करना चाह रहे हो, तो इन्वेंट्री के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने एक क्वेरी लिखी, सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम inventory where SKU code equal to iPhone 15 128। ठीक, इस तरह की आपकी एक क्वेरी है। अब सेम एग्जांपल को आप कहीं भी अप्लाई करना, मतलब इस क्वेरी के अलावा अगर आप ऑर्डर के लिए क्वेरी कर रहे हो या किसी और टेबल से डेटा फैच कर रहे हो, तो हर जगह डेटाबेस सेम तरीके से काम करता है। तो डेटाबेस क्या करेगा, ये जाएगा आपके टेबल में। मान लीजिए आपकी एक टेबल है डेटाबेस के अंदर जो इस तरह से बनी हुई है। हमने इन्वेंट्री इसी तरह की बनाई है। इसमें एक फील्ड है आईडी, एंड दूसरा है SKU कोड, एंड तीसरा है क्वांटिटी। ठीक, अब इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह की आईडी चलेगी, एंड इधर SKU कोड चलेगा, एंड यहाँ पर क्वांटिटी होगी 6 7 100 98, ऐसे जो भी क्वांटिटी आपने रखी होगी वो होगी। ठीक है, अब जैसे ही डेटाबेस को ये क्वेरी मिलती है, वो जाएगा सीधा डेटाबेस में एंड देखेगा कि ये iPhone 15 128 किधर पड़ा है, एंड मान लीजिए उसको ये तीसरे रो में मिल जाता है यहाँ पर। ठीक, ये है आईफोन। तो ये रिजल्ट, मतलब इसके लिए जितनी भी क्वांटिटी है, जो भी आईडी है, ये पूरा आपको डेटा यहाँ से उठा के दे देगा। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि हम क्वेरी तो देते नहीं है, तो इंटरनली ऐसे ही काम होता है। अगर आप रिपोजिटरी यूज कर रहे हो तो रिपोजिटरी भी लास्ट में इसी तरह का क्वेरी फायर करती है, एंड वो जाता है डेटाबेस के पास। ठीक है, तो मैं बता रहा था ये डेटाबेस आपको जो भी रिक्वायर्ड डेटा होता है वो दे देता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट यहाँ पर एक हिडन प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम तब दिखती है जब आपके पास जो टेबल में डेटा है वो बढ़ता है। मतलब अभी मैं 4 डेटा का यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 रो हैं, बट मान लीजिए ये लाखों में, सैकड़ों में ये डेटा पहुँच जाता है, तब जाके ये प्रॉब्लम आपको दिखती है, जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा हो गया टेबल में, कोई भी टेबल हो सकती है वो, एंड ये आपका मान लीजिए 5-7 करोड़ डेटा है इसके अंदर। ठीक है, एंड कोई डेटा पड़ा है आपका रो नंबर 1 लाख। ठीक है, मतलब 1 लाख रो में एक डेटा पड़ा है। अब आपने कोई क्वेरी हिट करी, ठीक है, एंड मान लीजिए वो क्वेरी होती है यहाँ आईफोन की जगह सैमसंग है। ठीक है, यहाँ सैमसंग कर देते हैं। ठीक है,
तो ये कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो डेटाबेस इंटरनली कैसे काम करता है, ये हर एक रो चेक करता है, मतलब यहाँ से चेक करना शुरू करेगा, पहली रो देखेगा, दूसरी रो देखेगा, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, ऐसे देखते देखते जब वो 1 लाख में पहुँचेगा, जब वो यहाँ पर आ जाएगा तब जाके उसको डेटा मिलेगा। एंड जैसे डेटा मिलेगा ये आपको उठा के दे देगा। तो इस केस में क्या होता है, प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, या फिर टेक्निकल वर्ड में इसको बोलते हैं स्कैनिंग। तो यहाँ पर फुल स्कैनिंग हो रही होती है, मतलब जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी ज़्यादा स्कैनिंग होगी, एंड जितनी ज़्यादा स्कैनिंग होगी उतना ज़्यादा सीपीयू का यूज बढ़ेगा। अब जितना ज़्यादा सीपीयू यूज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा, एंड रिस्पॉन्स टाइम के बढ़ने से डेटाबेस स्लो हो जाएगा, एंड डेटाबेस स्लो होने से आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, ठीक। एंड यही रीज़न है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस करती हैं, क्योंकि उनके पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सही किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डेटाबेस इंडेक्सिंग। मतलब यहाँ पर मुझे डेटाबेस इंडेक्सिंग ही समझाना है, जिस वजह से मैंने ये प्रॉब्लम आपको बताई। तो अब समझते हैं कि ये डेटाबेस इंडेक्सिंग क्या होता है। तो इंडेक्सिंग एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटाबेस को टेबल की हर एक रो स्कैन किए बिना रिक्वायर्ड रिकॉर्ड तक डायरेक्ट पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करो, मान लीजिए आपके पास एक बुक है, ये मैंने बुक बना दी, इसमें मल्टीपल पेजेस हैं, मतलब होंगे 100, 200, 500 पेजेस हैं, ठीक है। ये है आपकी बुक। अब मान लीजिए ये जो बुक है वो जावा रिलेटेड बुक है, मतलब जावा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, एंड आपको इसमें पढ़ना है मल्टी थ्रेडिंग। तो यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर ढूंढने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक एक पेज को पलटाओ एंड 1 बाय 1 देखते जाओ, मल्टी थ्रेडिंग है कि नहीं है, मल्टी थ्रेडिंग है कि नहीं है, हर एक पेज में ढूंढो, ठीक है। एंड दूसरा एक इसमें तरीका होता है इंडेक्सिंग का, मतलब चैप्टर शुरू होने से पहले यहाँ आपको एक इंडेक्स पेज मिलता है स्टार्टिंग में, एंड इस इंडेक्स में सारी इन्फॉर्मेशन होती है चैप्टर से रिलेटेड। सारी इन्फॉर्मेशन का मतलब चैप्टर का नाम और वो किस पेज में है, ठीक है। तो आप सिंपली उस इंडेक्स को देखते हो एंड आपको पता चलता है कि अच्छा मल्टी थ्रेडिंग इस पेज में है, एंड आप डायरेक्टली जाके उस पेज को ओपन कर लेते हो। तो सेम होता है आपका डेटाबेस के अंदर, मतलब जब हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं किसी भी टेबल का, तो आप ऐसे मान लीजिए कि एक कॉपी क्रिएट होती है, एंड इस कॉपी में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है इसका प्राइमरी आईडी, मतलब यहाँ आईडी आ गया, एंड दूसरा होता है वो फील्ड जिसके लिए आपने इंडेक्स बनाया है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए ही इंडेक्स बनता है। तो मान लीजिए आपने जो इंडेक्स बनाया है वो है SQ कोड के लिए, तो SQ कोड। अब यहाँ पर क्या होगा, इस टेबल के अंदर जितनी भी आईडी हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगी, एंड इधर आ जाएगा SQ कोड। अब डेटाबेस को जैसे ये क्वेरी मिलती है, सबसे पहले ये टेबल में नहीं जाएगा, ये जाएगा इंडेक्स वाली जगह में, मतलब जो इंडेक्स फाइल है इसमें जाकर देखेगा कि जो रिक्वायर्ड डेटा मांगा जा रहा है, यहाँ पर कंडीशन दी है, वो कंडीशन किस लाइन पे फुलफिल हो रही है। एंड जैसे ही वो लाइन मिल जाती है, ये इसको सीधा प्राइमरी आईडी मिलती है, एंड प्राइमरी आईडी के थ्रू चेक करता है मेन टेबल में, मतलब ये दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे ही इसको प्राइमरी आईडी मिलती है, प्राइमरी आईडी के बेस पर यहाँ पर सर्च करता है कि ये प्राइमरी आईडी किस जगह पर होगी, मतलब ढूंढना नहीं पड़ता, डायरेक्ट उस प्राइमरी आईडी पर ही चला जाता है, एंड वहाँ का जो भी डेटा होता है वो क्लाइंट को वापस कर देता है। तो इंटरनली इस तरह से काम होता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होंगी, लाइक अगर इस टेबल की ये कॉपी टेबल है तो फिर इसको भी तो शुरू से हमें सर्च करना पड़ेगा, मतलब डेटाबेस को शुरू से ही देखना पड़ेगा। तो इंटरनली ऐसे नहीं होता, ये तो मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया है। इंटरनली कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, ये टेबल यूज नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। अब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम माइस्क्वेल की बात करें तो बी ट्री या B+ट्री स्ट्रक्चर का यूज होता है। मतलब अगर आपने माइस्क्वेल 2010 के बाद डाउनलोड करी है, इंस्टॉल करी है, तो आपको B+ट्री मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि 2010 के बाद माइस्क्वेल में जो डेटाबेस इंजन यूज होता है वो InnoDB होता है, एंड InnoDB में B+ट्री स्ट्रक्चर का यूज होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर माइस्क्वेल की ही बात कर रहा हूँ, मोस्टली जितने भी रिलेशनल डेटाबेस हैं सारे के सारे डेटाबेस में इंडेक्सिंग के लिए B ट्री या B+ट्री का यूज होता है,
ठीक है। अब ये बी ट्री एंड बी प्लस ट्री किस तरह से काम करते हैं एंड जो बाकी के डेटा स्ट्रक्चर हैं जो डेटाबेस में यूज होते हैं, डेटाबेस इंडेक्सिंग में यूज होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, तो उसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। बट आप इतना समझ लीजिए कि जो बी ट्री एंड बी प्लस ट्री है वो एक सॉर्टेड फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। मतलब सबसे पहले यहाँ पर एक मेन नोड होता है एंड इसके नीचे कुछ चाइल्ड नोड होती हैं, तो चाइल्ड नोड आ जाती हैं, देन हर एक चाइल्ड के फिर से चाइल्ड नोड होती हैं एंड इसी तरह की ये हायरार्की चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है, जो सर्चिंग टेक्निक है, जो सर्चिंग टाइम है, बहुत ही कम हो जाता है। अब क्यों कम हो जाता है ये तो जब आप डेटा स्ट्रक्चर समझोगे तब समझ आएगा। एंड अगर आपने डीएसए पढ़ रखा है तो आपको समझ आ रहा होगा मैं किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। एंड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं इनको सब डेटा स्ट्रक्चर को जो भी इस इंडेक्सिंग में यूज होते हैं सबको मैं डीपली एक बार बताने वाला हूँ अलग लेक्चर में। ठीक है, अभी बस इतना समझिए कि एक फाइल क्रिएट होती है इंटरनली जिसमें ये इंडेक्सिंग मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंडेक्सिंग इंटरनली काम करती है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर और भी क्वेश्चन रेज होते हैं एंड इंटरव्यू में भी काफ़ी तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते रहते हैं, बट इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब यहाँ पर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि क्या इंडेक्सिंग का कोई नेम होता है, या जब नया डेटा क्रिएट होता है टेबल में या टेबल से डेटा डिलीट होता है या अपडेट होता है तो इंडेक्सिंग में कैसे काम होता है इंटरनली। तो देखो मैं यहाँ पर सिंपल एक अगर लाइन लिखूँ इंडेक्सिंग के लिए, मान लीजिए आप एक इंडेक्स क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट इंडेक्स, ये कैपिटल लेटर होगा सब, मैं अभी स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ। देन इंडेक्स का नाम है IDX_SKU एंड इसी के आगे आप लिखते हो ऑन। देन टेबल का नाम, मतलब किस टेबल के लिए आप इस इंडेक्सिंग को क्रिएट कर रहे हो, तो हम कर रहे हैं इन्वेंट्री के लिए। एंड इन्वेंट्री के किस कॉलम में ये अप्लाई करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको देना होता है वो कॉलम का नेम, तो हम देंगे SKU कोड। तो ये आप क्या कर रहे हो, एक इंडेक्स क्रिएट कर रहे हो। अब इस लाइन को पढ़ के डेटाबेस में इस तरह की एक फाइल बनेगी, एक इंडेक्स फाइल बनेगी जिसके अंदर ये डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा होगा। मतलब आपको दिखेगी नहीं, मतलब इंटरनली इस तरह की एक फाइल बनेगी। अब फाइल बन गई, देन क्या होगा, जो मेन टेबल है इसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर डेटाबेस को डेटा मिल जाता है इस इंडेक्स में तो डायरेक्टली फिर मेन टेबल में उसे कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वो प्राइमरी की में जाएगा एंड वहां का डेटा उठा के दे देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब भी ये क्वेरी चलती है तो सबसे पहले क्या हिट होता है, जो मेन टेबल है वो हिट होती है कि जो इंडेक्स होता है वो हिट होती है। तो मैंने अभी ये बुक का एग्जांपल दिया था कि मेन कंटेंट से पहले, मतलब मेन चैप्टर शुरू होने से पहले इंडेक्स पेज होता है। तो जब भी आप बुक खोलते हो सबसे पहले इंडेक्स मिलता है। इसी तरह से जब भी ये क्वेरी हिट होती है सबसे पहले मिलता है इंडेक्स। तो डेटाबेस उस रिक्वायर्ड डेटा को, मतलब अगर ये क्वेरी चली है तो इस डेटा को पहले इंडेक्स में सर्च करेगा एंड अगर यहाँ पर डेटा मिल जाता है तो सीधा जाएगा वो मेन टेबल की प्राइमरी आईडी में एंड उस आईडी से रिलेटेड जो भी डेटा है वो उठा के दे देगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर टेबल में हम कोई नया डेटा क्रिएट करते हैं तो फिर वो पहले इंडेक्स में अपडेट होगा या मेन टेबल में अपडेट होगा या इंडेक्स के लिए अलग से कुछ करना पड़ता है, क्या होता है इंटरनली। तो ये भी बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई डेटा नया डेटा क्रिएट करते हो टेबल में, मतलब यहाँ पर अगर 1,00,000 रिकॉर्ड है एंड आपका जो नया डेटा आ रहा है वो 1,00,001 पर आप उसको स्टोर कर रहे हो, मतलब यहाँ नहीं यहाँ, ठीक है, 1,00,001 हो गया। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही मेन टेबल में डेटा अपडेट होता है वैसे ही स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब किधर वो डेटा ऐड होना चाहिए इस इंडेक्स में, वहां जाके वो SKU कोड एंड उसकी प्राइमरी आईडी स्टोर हो जाएगी। एंड सेम चीज अपडेशन एंड डिलीशन के केस में भी होता है। मतलब अगर कोई चीज अपडेट करते हो, मतलब SKU कोड अपडेट होता है तो यहाँ भी अपडेट हो जाएगा। अपडेट किस तरह से होगा, पहले जो नोड है वो डिलीट होगा, देन फिर से क्रिएट होगा। एंड इसी तरह से डिलीट के केस में होता है, अगर यहाँ से कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो इंडेक्स से भी वो नोड डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये इंडेक्सिंग काम करता है। अब आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा
यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा आई होप। एंड अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। एंड इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसको अपने प्रोजेक्ट में, अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे इंडेक्स लगाना है, ये समझेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।